कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पिछला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट के बाद कहानी बस 1 या 2 पार्ट और आएगी, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। अगर कहानी आप लोगों को नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग बताइए, मैं कल के पार्ट में ही एंड कर दूंगी कहानी। लेकिन अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए ताकि कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो सके। अनन्या ने टुकड़े टुकड़े होते दिल को समेटा। अपने आंसुओं को रोकते हुए आर्यन मेहरा को आखिरी बार देखा और कदम पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और ठोकर खाए भरोसे का अक्स साफ झलक रहा था। वो तेज कदमों से वहां से निकल गई, मानो जगह जगह बिखरी अपनी ही परछाई से भाग रही हो। घर पहुंचते ही उसने भारी मन के साथ दरवाज़ा खोला और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी सांसों की घुटन, आंखों का नम होना और चेहरा जो अब तक की सबसे गहरी चोट बयान कर रहा था, ये सब उसकी माँ और दादी से छिपा नहीं रह सका। कमरे तक पहुंचते ही अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका मन बार बार यही सवाल करता, आखिर गलती कहाँ हुई? क्यों इंसानियत और भरोसा दोनों उसके सामने हार गए? दीवार पर लगी अपने बचपन की तस्वीरों को देखकर उसने और जोर से रोना शुरू कर दिया। उसमें वही मासूमियत झलक रही थी जिसे आर्यन ने अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया था। उसका दिल बार बार चीख रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत में सिर्फ सच्चाई दी, लेकिन बदले में उसे झूठ और धोखा मिला। उधर माँ और दादी चिंता के साए में उसके कमरे से बाहर खड़ी थी। आखिरकार उसकी माँ ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया और धीरे से बोली, अनन्या बेटा दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अनन्या की रुलाई थम ही नहीं रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा हद से ज़्यादा थका हुआ। माँ ने उसे तुरंत सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में जैसे अनन्या की सारी हिम्मत टूट गई और वो माँ की गोद में बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जिंदगी हमें कई बार गिराती है, लेकिन तू ठाकुर साहब की बेटी है। हिम्मत तेरी नसों में दौड़ती है। तू टूटी हुई नहीं है, तू और मजबूत हुई है। ये दर्द तुझे आगे रास्ता दिखाएगा। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वो बेतहासा रोने लगी। क्यों हुआ मेरे साथ ये सब? मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती कैसी हो गई? ये शब्द उसकी सिसकियों में बुनते जा रहे थे। दादी ने उसका सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अनन्या तू ठाकुर साहब की बेटी है, कमजोरियत तेरे हिस्से में नहीं है। आज तू टूटी है तो कल तू मजबूत खड़ी होगी, बस खुद को गिरने मत देना। अनन्या रोते रोते माँ की गोद में सो गई। माँ और दादी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में दर्द भी था और बेटी को संभालने का संकल्प भी। आर्यन का अकेलापन। उधर आर्यन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। अनन्या का चेहरा, उसकी आंखों से झलकते आंसू और उसके शब्द बार बार आर्यन के मन को कचोट रहे थे। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, क्या मैं सच में गलत हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ बदला लिया है। मेरे परिवार की मौत, मेरे भाई की टूटी हुई सांसें, ये सब विक्रम सिंह की वजह से है। अगर मैंने अनन्या को धोखा दिया तो क्यों? उसके पिता को दर्द देने के लिए मैंने अपने परिवार की कसम निभाई। इसमें मेरा कसूर कहाँ है? लेकिन अपने ही शब्दों में उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन घाव की तरह रिस रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नर्स का कॉल देखा। उसने घबराहट से कॉल उठाया। सर, आदित्य सर के शरीर में हलचल हुई है। उनका हाथ हिलने लगा है। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें तुरंत अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुला रही हूँ। आर्यन के हाथ कांप उठे। उसकी आवाज़ रुकते रुकते बाहर आई, क्या क्या सच में? आदित्य में हरकत हुई? जी सर। आप सीधे अस्पताल पहुँचिए, मैं उन्हें ले जा रही हूँ। यह सुनकर आर्यन ने कुर्सी को पकड़ लिया। कुछ पलों के लिए उसके सीने में उम्मीद का तूफान उमड़ा। आदित्य मेरा भाई, इतने सालों से बस उसकी सांसें देख रहा था। अगर वो सच में लौट आया तो उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। दिल में भाई के लिए खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनन्या की सिसकियां भी जहन में गूंज रही थी। रात बहुत भारी थी, लेकिन सुबह उसके लिए एक नई इम्तिहान की तरफ आई। इधर अनन्या ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। दिल अब भी टूटा हुआ था, मगर उसमें एक अजीब सी जिद झांक चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में एक चमक भी थी।
उतनी ही चमक जितनी शायद उसके पिता को हमेशा उस पर गर्व करने के लिए चाहिए थी। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली। घर का माहौल खामोश था। माँ पूजा की थाली सजा रही थी और दादी प्रार्थना कर रही थी। अनन्या ने पापा विक्रम सिंह को देखा जो अखबार पढ़ रहे थे और चाचा बीरेंद्र सिंह बगल की कुर्सी पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। अनन्या ने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, पापा मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब मैं आपके ऑफिस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने परिवार के बिजनेस का हिस्सा बनना चाहती हूँ। विक्रम सिंह ने अखबार नीचे रखा और अपनी बेटी को गौर से देखा। उसकी आंखों में अबला सी रुलाई नहीं बल्कि नया संकल्प था। उनके चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान आई। विक्रम सिंह बोले, बेटा ये दिन मैं बहुत पहले से देखना चाहता था। अगर आज तू खुद से ये कदम उठा रही है तो यकीन मान इस घर का हर सदस्य तुझ पर गर्व करेगा। चाचा वीरेंद्र भी उत्साहित होकर बोले, बिल्कुल बेटा, ऑफिस को तेरे जैसी ऊर्जा की ज़रूरत है। अब असली सिंहनी हमारी बिजनेस में आएगी। माँ श्वेता जी ने आंसुओं से भीगी मुस्कान के साथ कहा, भगवान तुझे हिम्मत दे बिटिया, ये तेरा असली रास्ता है जो तुझे तेरा असली मुस्कान दिलाएगा। उस पल अनन्या ने महसूस किया कि उसके अपने दर्द को अपने हौसलों में उसने बदल दिया है। सबको पता था अनन्या के भीतर कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा तूफान है जिसे दबाकर आज वो इस फैसले पर पहुंची है। विक्रम सिंह की आंखों में आंसू भर आए। ऑफिस का पहला दिन। सुबह तैयार होकर सफ़ेद और हल्के नीले रंग का कुर्ता पहनकर अनन्या पहली बार ऑफिस पहुंची। पूरे स्टाफ ने उसे देखकर खड़े होकर उसका स्वागत किया। रिसेप्शन पर कर्मचारियों की झुकी निगाहें और मुस्कुराते चेहरों ने उसे नई जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसने देखा कर्मचारी अपनी टेबलों पर काम कर रहे थे। कहीं फ़ोन की घंटियां बज रही थी, कहीं कंप्यूटर पर टाइपिंग की आवाज़ और कहीं फाइलों के पन्नों की सरसराहट। सबकी निगाहें एक पल के लिए उस पर ज़रूर टिकती, फिर वो सम्मान से झुक जाती। वो अपने केबिन में पहुंची। मेज पर एक फ़ोटो रखा था, उसका और उसके पिता का एक पुराना चित्र, जिसे देखकर उसके आंसू लगभग छलक पड़े। लेकिन उसने खुद को रोका। अब कमज़ोर पड़ने की गुंजाइश नहीं है। विक्रम सिंह खुद उसे ऑफिस घुमाने आए। उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाते हुए धीरे से कहा, बेटा ये सब तेरा है लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। यहाँ हर फाइल, हर सौदा और हर कर्मचारी तुझसे उम्मीद रखेगा। याद रखना, बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे और ईमान से चलता है। अनन्या ने गंभीरता से सिर झुकाकर कहा, पापा मैं वादा करती हूँ कि आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। पहले दिन की मीटिंग में अनन्या चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही थी। एक एक शब्द को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो सीखने को तैयार है और मेहनत करने का हौसला रखती है। कर्मचारी भी उसकी सादगी और संजीदगी से प्रभावित हो रहे थे। पहली बार किसी ने उसे धोखा देने वाली दुल्हन नहीं बल्कि परिवार का भविष्य बनाने वाली बेटी की तरह देखा। आर्यन का अस्पताल का सफ़र। दूसरी ओर शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल में एक और कहानी चल रही थी। आईसीयू के बाहर बैठा आर्यन मेहरा आंखों में उम्मीद और बेचैनी के तूफान के साथ घड़ी की सुइयों को देख रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी कुर्सी पर बार बार थपथपा रही थी। चारों ओर बस बीप बीप करती मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टरों की तेज चालें और एम्बुलेंस की चीखती सायरन गूंज रही थी। हर गुजरता पल उसके दिल पर भारी हो रहा था। सामने वाला शीशे का दरवाज़ा बंद था। उसके पार सिर्फ मशीनों पर जूझता उसका भाई आदित्य था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए। आर्यन तुरंत उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर ने मुस्कान रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर मेहरा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदित्य की हालत में अब काफ़ी सुधार है। उनका शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि वे कभी भी होश में आ सकते हैं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके दिल में बैठा पत्थर अचानक हल्का हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या मैं आदित्य के पास बैठ सकता हूँ? बस कुछ देर। डॉक्टर ने उसकी आंखों में भाई के लिए तड़प देखी, हल्की मुस्कान देकर बोले, हाँ लेकिन ज़्यादा बातें मत करना, उन्हें शांति चाहिए। बस उनके पास रहकर उन्हें अपना एहसास दिलाइए। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने कदम धीमे धीमे बढ़ाए और दरवाज़ा खोला। आईसीयू के अंदर ठंडी हवा का झोंका था। मशीनों की बीप बीप करती आवाज़ें कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। आदित्य बेहोशी हालत में मशीनों से जुड़ा लेटा था। उसका चेहरा पीला मगर उम्मीद से धड़कता हुआ लग रहा था। आर्यन धीरे से पास आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया। उसका गला भर आया। आदित्य भाई, तुम सुन रहे हो ना? मुझे देखो, मैं तुम्हें खोने का डर सालों से जी रहा हूँ। प्लीज़ जाग जाओ भैया, तुम्हें देखकर ही मुझे ताकत मिलती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने भाई का चेहरा सहलाया और धीरे से बोला, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैंने कितने समझौते किए। अनन्या को भी मैंने सिर्फ तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए धोखा दिया। पता नहीं वो सही था या गलत, लेकिन भैया मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उस पल आईसीयू की ठंडी खामोशी में सिर्फ मशीनों और आर्यन की टूटी हुई आवाज़ गूंज रही थी। आदित्य का होश में आना आईसीयू में वो पल मानो पूरे ब्रह्मांड की खुशियां लेकर आया। मशीनों की बीप की आवाज़ थोड़ी बदलते ही डॉक्टर ने आर्यन को इशारा किया। देखिए, आदित्य होश में आ रहा है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भाई का हाथ उसने कसकर थाम लिया। कुछ ही सेकंड में आदित्य की पलकों ने हलचल की। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आदित्य भैया, तू सच में लौट आया? आदित्य की थकी हुई आंखों ने उसका चेहरा देखा। होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो कमजोर आवाज में बोला, आर्यन। बस यही आवाज़ सुनकर आर्यन टूटकर रो पड़ा। उसने आदित्य का हाथ अपनी हथेलियों में दबा लिया और बार बार सिर्फ इतना कह रहा था, अब कुछ मत बोल तू, बस अब तू हमारे पास है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चमत्कार है मिस्टर मेहरा, अब इन्हें धीरे धीरे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, मुख्य खतरा अब टल चुका है। आर्यन की आंखों में अब दर्द नहीं था, केवल सुकून था। वो अस्पताल के बाहर निकला और पूरे स्टाफ को मिठाई बांटने लगा। स्ट्रेचर खींचने वाले से लेकर रिसेप्शन पर बैठी नर्स तक सबको उसने खुशी का हिस्सा दिया। आज मेरा भाई नई जिंदगी लेकर लौटा है, ये खुशी मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। इधर अनन्या के ऑफिस का पहला दिन। अनन्या भी अपनी ज़िंदगी में नया कदम रख रही थी। सुबह ऑफिस में उसका पहला प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। रात भर जाग कर उसने खुद स्लाइड्स तैयार की थी। कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल बेहद गंभीर था। फाइलों की सरसराहट, प्रोजेक्टर की रोशनी और कर्मचारियों की उम्मीद भरी नजरें। अनन्या पोडियम पर खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, ये हमारे ब्रांड की पहचान है। हमें लोगों में भरोसा बनाना है, सिर्फ सौदे नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी। स्टाफ एकटक सुन रहा था। विक्रम सिंह और वीरेंद्र सिंह को अपनी बेटी पर गर्व की लकीरें साफ झलक रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। एक सीनियर मैनेजर ने कहा, मैम आज आपने सच में साबित कर दिया कि आप लीड करने के लिए ही बनी हैं। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर दिल में एक कसक भी थी। काश ये दिन किसी धोखे के बाद नहीं बल्कि खुशी से शुरू हुआ होता, लेकिन उसने उस कसक को दिल के भीतर ही दबा लिया। एक हफ्ते बाद दिन गुजरते गए। अनन्या ने हर दिन ऑफिस में मेहनत और जिम्मेदारी से अपने पापा और चाचा का नाम रोशन कर रही थी। लोग अब उसे सिर्फ मालिक की बेटी नहीं बल्कि एक सच्ची लीडर मानने लगे थे। दूसरी ओर अस्पताल में आदित्य की हालत हर दिन सुधरती गई। आर्यन हर पल उसके साथ रहा, कभी उसे कहानियां सुनाता, कभी उसका हाथ पकड़कर हौसला देता। भाई की हर सांस अब आर्यन के लिए जिंदगी से बढ़कर थी। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टर ने कहा, अब आदित्य को घर ले जाया जा सकता है, आप लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। आर्यन की आंखें भर आई। उसने अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्सों को बार बार धन्यवाद दिया, फिर अपने हाथों से व्हीलचेयर को धक्का देकर आदित्य को बाहर तक ले गया। आदित्य की खामोशी और सवाल। घर पहुंचकर सबने आदित्य का स्वागत किया। नौकरानी ने आरती उतारी। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। आर्यन ने भाई को उसके कमरे में लिटाया, लेकिन आदित्य तब से खामोश था। बार बार उसकी आंखें आर्यन की ओर जाती, मानो कुछ कहना चाहती हूँ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थी। वो कांपती आवाज में बोला, छोटे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्यन तुरंत घबरा गया। उसने भाई के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा,
भैया आप अभी कुछ मत बोलिए, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम चाहिए। आगे बातें बाद में कर लेंगे, अभी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। नहीं छोटे, ये बात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर आज मैंने ये भार अपने दिल से नहीं निकाला तो शायद कभी नहीं निकाल पाऊंगा। आर्यन की आंखों में झिझक थी, उसके दिल में डर समाया हुआ था, लेकिन आदित्य ने जिद में ठान लिया। वो हाफते हुए कहना शुरू करता है, छोटे तुम्हें याद है ना हमारे मामा जी, वे जिनकी हमेशा माँ के कहने पर पापा पैसों से मदद किया करते थे। आर्यन की नज़रें गंभीर हो गई। हाँ, आदित्य कांपते स्वर में बोला, उन्होंने पापा से 2 करोड़ रुपए मांगे थे अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए। पापा ने साफ मना कर दिया, कहा था मैं गलत काम में पैसे नहीं लगाऊंगा। लेकिन मामा जी ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। आर्यन की सांस थम गई, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकी। आदित्य आगे बोला, छोटे उसी का नतीजा था हमारा एक्सीडेंट। हाँ, वही कार दुर्घटना, सब कुछ मामा जी ने करवाया था। हमारे दुश्मन बाहर नहीं थे छोटे, हमारे अपने ही थे। आंसू आदित्य की आंखों से लुढ़के। उस हादसे ने मम्मी पापा को हमसे छीन लिया। मैं जख्मी हालत में था, लेकिन विक्रम जी ही थे जिन्होंने हमें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने हमारी जान बचाने की कोशिश की। मम्मी पापा को वो बचा नहीं सके, लेकिन मेरी हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी आंखों के सामने अब तक की तस्वीरें बिखर रही थी। आदित्य की आवाज़ और टूटी हुई थी, लेकिन छोटे मेरे साथ क्या हुआ जिससे मैं अचानक कोमा में चला गया, पता नहीं, लेकिन तब तक मुझे याद है, सब तक विक्रम जी से मामा ने मेरी जिम्मेदारी ली थी और विक्रम जी को भरोसा दिलाया था कि मेरी देखभाल करेंगे। शायद मेरे कोमा में जाने के पीछे भी मामा का ही हाथ हो, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं बता सकता। वो इतना कहकर थम गया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों के कोने से आंसू लगातार बह रहे थे। आदित्य की हर बात तीर की तरह आर्यन के सीने में चुभ रही थी। वो कुर्सी पर गिर सा पड़ा, उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित बहने लगे। उसकी सांसें बेकाबू थी। उसने अपने ही सिर पर हाथ रखा और बुदबुदाने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं तो अपने ही खून से अंधा हो गया। मैंने सच्चाई जाने बिना अनन्या को अपनी नफरत का निशाना बना दिया। जिस विक्रम सिंह ने हमें और हमारे परिवार को बचाने की कोशिश की, उसी की बेटी को और उसी की इज्जत को मैंने रौंद दिया। मैंने क्या कर दिया? उसके आंसू जमीन पर टपकते जा रहे थे। उसका सीना धड़क रहा था, मानो टूट जाएगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दर्द में फुसफुसाते हुए कहा, अनन्या, मैंने तुम पर कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। तुम बेगुनाह थी, तुम तो मासूम थी, और मैंने तुझे अपने गुस्से का औजार बना डाला। मैं किस तरह का इंसान हूँ? मैंने अपनी इंसानियत खो दी। आर्यन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके सीने से जैसे धड़कन बाहर निकल जाएगी। वो खुद को कोस रहा था। कमरा शांत था। आदित्य धीरे धीरे तकिए से टिक कर बैठा हुआ था। सामने कुर्सी पर आर्यन था, जो भाई की बातें सुनकर अब टूट चुका था। आदित्य ने देखा कि आर्यन की आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे हैं। उसका चेहरा झुका हुआ था और सांसें बेकाबू। आदित्य की आवाज़ थकी हुई मगर गहरी थी, छोटे, मुझे साफ साफ बताओ, क्यों तुम इतने टूटे हुए हो? आखिर क्यों तुम्हारी आंखों में इतना दर्द है? अब तक तुम मुझसे सब कुछ छुपा रहे थे, पर अब नहीं, मुझे सच जानना है। आर्यन ने भाई का चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक मासूम भरोसा झलक रहा था, जिसे अगर वो अब भी तोड़ता तो शायद कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। उसका गला भारी था। उसने हिचकते हुए कहना शुरू किया, भैया, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, वो सच जिसे मैंने इतने दिन से अपने अंदर कैद करके रखा था। आर्यन ने कांपती आवाज़ में कहा, जब आपका हादसा हुआ था और आप कोमा में चले गए थे, तब मामा मेरे पास आए। जब आप लोगों के साथ हादसा हुआ था और आप कोमा में चले गए थे, तब मामा ने मुझे खबर भेजी। मैं तुरंत लंदन से भागता भागता आया। तब मामा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पापा की मौत से पहले उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि हम विक्रम सिंह से बदला लें। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह हमारे पूरे परिवार से जलते थे। उन्होंने आपकी तरक्की देखकर आप सबको रास्ते से हटाने के लिए उस एक्सीडेंट की साजिश रची। मैं उस वक्त बहुत नादान था भैया। मैंने मामा की हर बात पर भरोसा कर लिया। मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा कि विक्रम सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आदित्य स्तब्ध होकर सुनता जा रहा था। उसकी आंखें फैल गई। आर्यन ने करवट बदलते हुए रोती आवाज में बोला,
फिर मैंने सोचा कि विक्रम सिंह को सबसे गहरी चोट कैसे दी जा सकती है, और तब मैंने उनकी बेटी अनन्या को चुना। मैंने उसके करीब जाकर प्यार का नाटक किया। वो मासूम थी और मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठी। मैंने उससे शादी तक की और फिर भरे मंडप में सबके सामने उसे ठुकरा कर चला आया। उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत तोड़ डाली, सिर्फ इसलिए कि विक्रम सिंह को उसकी बेटी के ज़रिए दर्द मिले। यही सोचकर मैंने वो सब किया। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। आदित्य जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी पर आवाज़ बिल्कुल बंद थी। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। फिर अचानक उसके होठों से धीमे स्वर निकले, छोटे, ये तुमने क्या कर दिया? जिसने हमारी ज़िंदगी बचाई, जिसने हमें उस हालत से अस्पताल पहुंचाया, उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया तुमसे? आर्यन टूटकर रो पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। भैया, मैं अंधा हो गया था। मामा की बातों पर भरोसा करके मैंने कभी सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने सिर्फ बदला देखा और उसी के अंधेपन में मैंने अपने हाथ खून से रंग लिए। तू एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है छोटे? हमारे माता पिता के संस्कार तो ऐसे नहीं थे। फिर तू इतना नीचे कैसे गिर गया? अगर विक्रम सिंह ने कोई गलती की भी थी तो अनन्या तो उस गलती की हिस्सेदार नहीं थी ना। फिर तू ऐसा कैसे कर सकता है? आर्यन और तेज से फपक कर रो पड़ा। भैया, मैं अंधा हो गया था बदले की आग में। मुझे सिर्फ उनकी बर्बादी चाहिए थी। मुझे सच गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे माफ़ कर दो भैया। आदित्य धीरे से उठने की कोशिश करता है। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर है लेकिन उसका दिल रो रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन को अपने पास खींच लिया। छोटे, गलती बहुत बड़ी हुई है लेकिन तू मेरा भाई है। तू अकेला इस दर्द का बोझ नहीं उठाएगा। हम दोनों मिलकर ही इस गुनाह को सही करेंगे। गुनाह करने वाले इंसान से ज़्यादा बड़ा वो होता है जो उस गुनाह को मानता है और बदलने की कोशिश करता है। ये सुनकर आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने भाई के गले लगकर कहा, भैया, मैं अपराधी हूँ। मैंने अनन्या की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था। मैंने उसे सिर्फ नफ़रत के खेल में इस्तेमाल किया। आदित्य ने मजबूती से उसका कंधा थाम लिया। छोटे, रोने से सच नहीं बदलेगा, लेकिन सच को अपनाना ही पहला कदम है। अब हमें एक साथ मिलकर उसके टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ना होगा, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोनों भाई गले लगकर जोर जोर से रो पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसू मानो बीते सालों का बोझ धो रहे थे। उस पल कमरे की हवा भी भारी हो गई थी लेकिन उन दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। शाम का समय था। सिंह हवेली के बड़े दरवाजे पर अचानक कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ से हलचल मच गई। गार्ड तुरंत चौकन्ना हो गया। कुछ ही पलों बाद उसने आकर ड्राइंग रूम में बैठे विक्रम सिंह और परिवार से कहा, सर, आर्यन मेहरा आपसे मिलने आए हैं। सुनते ही वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। विक्रम सिंह ने अखबार टेबल पर रख दिया और भारी आवाज़ में कहा, आर्यन मेहरा। माँ श्वेता और दादी की आंखों में हैरानी और गुस्से की छाया उभर आई। बीरेंद्र सिंह अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए। भाई साहब, ये कैसे संभव है? जिस लड़के ने समाज के सामने हमारी इज्जत का तमाशा बनाया वो आज हमारे घर की चौखट पर आया है। क्या लेने आया है वो यहाँ पर? गार्ड ने दोहराया, जी सर, वो बाहर खड़े हैं, अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। विक्रम जी ने कुछ क्षण सोचा। उनकी आंखें तेज थी और माथे की नसें तन गई। उसे अंदर बुलाओ। आर्यन का प्रवेश। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर आया आर्यन मेहरा। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में अपराध बोध और माथे पर पसीना। कदम भारी भारी से। कमरे का माहौल सांस रोक देने वाला था। आर्यन कुछ दूर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर झुक गया। कांपती आवाज़ में उसने कहा, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने आप सबके साथ जो किया वो एक गुनाह था, एक ऐसा पाप जिसके लिए शब्द भी पर्याप्त नहीं। बस मैं इतना कहने आया हूँ कि मैं अब सच जान चुका हूँ और अपने किए की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। परिवार का आक्रोश। और दादी ने गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, अगर भगवान तुझसे भी सवाल करने लगे तो तू क्या जवाब देगा आर्यन बेटा? तूने हमारी मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी पर क्या क्या जुल्म कर दिए? श्वेता जी की आंखें भर आई थी। उनकी आवाज़ बीच बीच में कांप रही थी। जब मेरी बेटी ने तुझ पर भरोसा किया था तो वो भरोसा मेरा और इस घर का भी था। क्या तुझे ज़रा भी तरस नहीं आई उसे भरे समाज में ठुकराते हुए? उसका टूटा हुआ चेहरा, उसकी करारी चोट, तूने कभी उसके बारे में सोचा?
विक्रम सिंह की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने आर्यन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, आर्यन, जिस सच को लेकर तू आज हमारे घर आया है, क्या तू भूल गया था कि एक दिन मैं भी उसी सच को तुझे बताने तेरे घर गया था, लेकिन तूने उस दिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी और सारी बात सुनने से इनकार कर दिया था। तूने धक्के मारकर हमें निकाल देने को कहा था। तू नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करना ही भूल गया। उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरी शहजादी, मेरी बेटी अनन्या तेरे बारे में कभी सोच भी ले माफ़ करने के लिए, तभी मैं सोच सकता हूँ, वरना मेरी निगाह में तू हमेशा उस लड़के की तरह होगा जिसने हमारी इज्जत को रौंद डाला। विक्रम जी की बातें खत्म होते ही वीरेंद्र सिंह बिफर पड़े। उनकी आवाज़ तेज और गुस्से से कांप रही थी। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं और कैसे बोल सकते हैं आप इसके बारे में, जिसने इस घर की बेटी को मंडप में अकेला छोड़कर सारी दुनिया के सामने हमारे परिवार की पगड़ी उछाल दी। उस लड़के को हम माफ़ करेंगे नहीं, कभी नहीं। अगर ये आखिरी लड़का भी जिंदगी में बनेगा तब भी मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में कभी नहीं दूंगा। सुन ले तू आर्यन मेहरा, हमारी बेटी अब तुझे पलट कर देखेगी भी नहीं। उसकी ज़िंदगी का तू वो कलंक है जिसकी ये जगह उसके अतीत में है, भविष्य में नहीं। कमरे में आक्रोश और दर्द की गूंज थी। हर शब्द चाकू की तरह आर्यन के दिल में उतर रहा था। आर्यन की हालत अब भी घुटनों पर वो बैठा हुआ था। उसके आंसू ज़मीन को भिगो रहे थे। माथा झुका हुआ, आंखें डूबी हुई, उसने फटी आवाज़ में कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि कोई मुझे माफ़ करे। मेरी नज़र में चाहे मैं कितना भी टूट जाऊं, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूं। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा मैं खुद लूँगा। और जिसने मुझे इस अंधेरे में धकेला है, मेरे मामा, उन्हें भी इन सब की कीमत चुकानी होगी। दादी ने एक गहरी सांस ली और नज़रें फेर ली। श्वेता जी रोते हुए उठकर कमरे से बाहर चली गए। विक्रम और वीरेंद्र वहीं बैठे रहे। आर्यन अब समझ चुका था कि उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे इतनी आसानी से माफ़ी तो नहीं मिल सकती है। वो अपने चेहरे को झुकाए हुए उस हवेली से बाहर निकल गया। अब उसे अनन्या का सामना करना था। वो कैसे अनन्या का सामना करता, जिसे एक दिन उसने मोहब्बत के सपने दिखाए थे, जिसे एक दिन उसने अपनी पलकों पर बैठने के सपने दिखाए थे, जिसे एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी सौंपी थी और एक दिन उसके सारे सपनों को ठुकरा कर उसे भरी मंडप में छोड़कर बेइज्जत करके वो चला गया था। कैसे वो उसका सामना करेगा, यही सोचते हुए उसके आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। लेकिन शायद यही उसकी सज़ा थी। अब अनन्या जो भी उसे सज़ा देगी ये तो उसे भुगतनी ही थी। शायद यही उसके पापों का प्रायश्चित था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आज की पार्ट पे अच्छा रिस्पांस मिला तो अनन्या और आर्यन का साथ 2 पार्ट तक और चलेगा, नहीं तो मैं कल के पार्ट में ही इस कहानी को एंड कर दूँगी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।